नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम आपको कह रहे हैं कि आप ना रहें बेखबर, क्योंकि हम करेंगे आपको बाखबर। मामला कोरोना का है और कोरोना के भी नए वर्जन ओमिक्रॉन का है और उसके भी अब नए वर्जन ओमेगा की बात आ गई है। तो ये बहुत सारी बातें जिससे लोग बेखबर हैं। तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर है, इसलिए बच्चों पर वैक्सीन लगवाने की बात की जा रही है और ये मिशन एक तरह से शुरू हो गया है। स्कूलों में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं और वैक्सीन सेंटर पर भी वैक्सीनों की तैयारी हो गई है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सार भी हम आपको बता दें कि जब तक एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद और योग साथ में मिलकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, तब तक इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने की संभावना कम है। उसकी वजह यह कि हर बार वेरिएंट नया होकर आ रहा है और पुरानी दवाएं उस पर बेअसर होती है या कम असर करती है। लेकिन हमारा ये सब कहने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बाखबर करना है कि आप दवाई भी खाएं, वैक्सीन भी लगवाएं और उसके साथ साथ जो देशी इलाज होते हैं, होम्योपैथी के जो इलाज होते हैं, वो भी आप साथ में करें, क्योंकि कई बार एलोपैथी की दवा के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में 400 गुना बढ़त हुई है इसके संक्रमण की। ओमिक्रॉन का जो रेशो है वो 400 गुना बढ़ा है, इसलिए सरकार सचेत हो गई है। ऑक्सीजन के प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। चर्चा की शुरू में आपको मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। इसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। सुनते हैं भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा। कोरोना आ चुका है और अब हम सबको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार जो प्रयास कर सकती है वो सारे प्रयास सरकार कर रही है, पर हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और हम विश्वास दिलाते हैं भोपाल जिले की जनता को, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व में पूरी सजगता के साथ इसको देख रही है। पहली और दूसरी लहर में भी हम लोगों ने देश में सबसे अच्छा काम किया है। परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और परीक्षण करेंगे। अगर लगता है कि अब इससे क्राउड ज़्यादा हो रहा है या कोरोना की संभावना है तो उसको बंद करेंगे। तो हमने सुना कि सरकार सतर्क है, ऑक्सीजन प्लांट चालू किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक और सामाजिक संगठन है वो भी मिलकर काम करेंगे, शिक्षण संस्थाएं भी मिलकर काम करेंगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। इसके अलावा ग्वालियर से देवश्री माली जी हैं और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार हमारी जयश्री पिंगली जी। देवश्री माली जी भी ग्वालियर से पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले मैं कमल राठी जी, सामाजिक सरोकार का मामला भी है ये जो सारी चीज़ें हैं, सरकार की तैयारी है, दवाएं भी है, अस्पतालों को पहले से अपडेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो तीसरी लहर आने वाली है इसमें बच्चों पर ज़्यादा संक्रमण की बात की जा रही है, इसलिए सरकार ने बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की बात की है। अलग बात है कि पूरी दुनिया में बूस्टर डोज चल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में बच्चों के वैक्सीन लगाने की जो स्थिति है वो अब शुरू हुई है। आपकी क्या राय? लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि देश में जो लोग हैं जिनकी भी इम्यून सिस्टम जिनका मजबूत है, रोगों से लड़ने की ताकत जिनके शरीर में है, उनके लिए मेरे ख्याल से कुछ लेट लतीफ़ी हो जाए तो ये जो बूस्टर डोज या वैक्सीन है ये उनको खतरे से बचाने में मेरे ख्याल से जो आदमी की क्षमता है बीमारी से लड़ने की, वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आपकी राय? बिल्कुल, नमस्कार भाई साहब। और मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि कोरोना लाते हैं पासपोर्ट वाले, भुगतते हैं राशन कार्ड वाले और भुगतान करते हैं पैन कार्ड वाले। तो आप ये देखेंगे कि अगर हम 5 लाख यात्री अगर हमारे भारत देश में आते हैं, हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं, तो 80 करोड़ जनता को कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि एक मतलब बड़ा संभव है सरकार के लिए। दूसरा, मैं मध्य प्रदेश ही नहीं बाकी प्रदेशों की भी बात करूंगा कि जो राजनीतिक दल हैं और जो सरकारी कार्यक्रम हैं, आप देखेंगे आजकल राजनीतिक दलों के बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, तो 200, 300, 400 लोगों का कार्यक्रम वो अंदर करते हैं। जो सरकारी कार्यक्रम है उनके पास भी बड़े हॉल हैं, वो भी 200, 500 लोगों का कार्यक्रम करते हैं। तो ये सारे जो कार्यक्रम इस ढंग के हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को हतोत्साहित कर रहे हैं कि जब कोरोना वहाँ नहीं हो रहा है तो यहाँ क्यों होगा। तो ये ऐसे जो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, तो सरकार को सबसे पहले इन कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए।
भोपाल में आप देखेंगे मेला चल रहा है तो सबसे पहले मेले पे रोक लगाएं, स्कूल कॉलेज बंद करवाएं। आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, हमारे यहाँ अभी भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई प्रदेशों ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे पहले तो ये सारी चीजें कराएं। कुछ जो टूरिस्ट स्पॉट हैं या फिर ऐसे होटल्स हैं जहां लोग एंटरटेनिंग के लिए जाते हैं, सिनेमा थिएटर है, इनको भी तत्काल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही है जो पब्लिक ज्यादा इकट्ठी होती है। कुछ लोगों के रोजगार के नाम से हम कुछ लोगों को छूट देते हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं। वहां से अगर कोरोना फैलता है तो बाकी, तो हम कह रहे हैं कुछ इंडस्ट्री आप बंद कर दोगे तो बाकी इंडस्ट्री तो जीवित रहेगी, लॉकडाउन की व्यवस्था कम लगेगी। क्योंकि कोरोना अगर फैलता है तो लॉकडाउन के अलावा कोई तरीका नहीं है उसको स्लो डाउन करने के लिए। बंद तो नहीं होता है, स्लो डाउन होता है, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था कम होती है, बिस्तर कम है, मरीज ज्यादा हो रहे हैं, तो हमें स्लो डाउन करना है, उससे बंद नहीं होता है। लॉकडाउन माने लोग समझते हैं कोरोना तो बंद हो जाएगा, चेन टूट जाएगी, उससे स्लो हो जाता है, चेन तो नहीं टूट पा रही, ये हमारा अनुभव है। बिल्कुल। दूसरा हम देखेंगे कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए सरकार कह रही है हम सजग हैं। भाई उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं आया तो आप सजग कैसे हैं? क्योंकि अब क्या होगा, पहले वेरिएंट में क्या हुआ था, दूसरे वेरिएंट में क्या हुआ, तीसरे में क्या लक्षण देगा, तो हमें ही नहीं मालूम। कोई साइंस इसके बारे में अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या व्यवस्थाएं की हैं, जहां तक है अच्छी बात है। हो सकता है इस बार हार्ट पे मारक हो जाए, हो सकता है किसी और चीज पे मारक हो जाए, तो आपके पास टोटल जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको अपग्रेड तो, करने की आवश्यकता है। कमल राठी जी, दरअसल जो पिछला तजुर्बा बताता है कि शरीर के उस हिस्से पर ये आक्रमण करता है जो कमजोर होता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो हार्ट पे करेगा, कभी किडनी पे करेगा। जो मरीज है अगर उसका हार्ट कमजोर है तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी कमजोर है तो वो किडनी पर अटैक करेगा, लीवर कमजोर है तो लीवर को, मैं या वही लंग्स चीज की कह बात रहा हूं जी। कि मैं हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना का मैनेजमेंट ना होके ओवरऑल में जो हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं जी। तो उनको ओवरऑल में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। मतलब सिर्फ कोरोना को मत लें, कोरोना को तो करें ही करें जी। लेकिन बाकी चीजों को भी उसी लेवल से आप अपग्रेड करें। उससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा अस्पताल अपग्रेड हो जाएगा, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सकेगी। और बीमारियों के लिए भी लोग आते हैं तो सिर्फ कोरोना के लिए तो आएंगे नहीं, और बीमारी के लिए तो उन्हें भी बेहतर इलाज मिल सकेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल में अपग्रेड है। तीसरा, सरकार को यह भी चाहिए कि अब वो तीसरा वैक्सीन का जो डोज है, क्योंकि डोज की कोई कमी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग खूब ज्यादा है, कंपनियां कह रही हैं, अपने अपने इंटरव्यूज में कह रही हैं कि हमारे पास तो हमने प्रोडक्शन आधा कर दिया क्योंकि सरकार नहीं खरीद रही। तो मुझे लगता है कि सरकार को जब बाकी दुनिया में जो तीसरा डोज लगने लगा तो सरकार को उसी युद्ध स्तर पे और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ कर दे। मत ले सरकार पूरी जिम्मेदारी, वैकल्पिक कर दे, बाजार में उपलब्ध करा दे। आदमी जिसको लगवाना है खरीद के लगवा लेगा, अपने चिकित्सक की सलाह पे लगवा लेगा। बिल्कुल। तो दोनों ही व्यवस्था सरकार को पैरेलल में करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार सबसे पहले राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, जिससे क्या शादी ब्याह तो कभी कभार है तो उसको नाम से उनको बंद कर देना, उसकी जगह मुझे लगता है कि जो बड़े इवेंट हैं, जो 200-500 लोगों के सरकार के इवेंट हैं, राजनीतिक दल के इवेंट हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो फिर पंचायत चुनाव का भले ही तकनीकी कारणों से, न्यायिक कारणों से रुक जाना, वो एक तरह से शुभ संकेत है इस वायरस को रोकने के लिए। देवश्री माली जी, मैं आपके पास आऊंगा। सरकारों की चिंता ये भी हो सकती है कि अगर वो एकदम से लॉकडाउन लगाएगी, जैसे उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन है तो वो तो स्लो डाउन होता है, अगर वो वीकेंड पर कर्फ्यू लगा दे, मुझे लगता है कि सरकार इस बात से भी डरती हैं सरकारें कि लोगों में भय ना हो, पैनिक क्रिएट ना हो। अगर ये होगा तो बड़ी मुश्किल से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है, जो हम समझ पाते हैं सरकारों की चिंता। उसमें ये भी एक बड़ी बात है जिस वजह से लापरवाही होती है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो वायरस है, संक्रमण है, ये तेजी से फैलता है। आपकी राय, ग्वालियर के क्या हाल है, ये भी हमसे शेयर करें और आपके विचार भी। ग्वालियर में पिछले एक हफ्ता से कोरोना वायरस उसी रफ्तार में बढ़ रहा है जैसे पहली लहर में बढ़ा था और दूसरी लहर में बढ़ा था। एक केस, फिर 3 केस, फिर 9 केस, फिर 22 केस। तो ये गति है। परिवर्तन ये है कि पहले वाली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के लोगों की बीमार होने वालों की संख्या बहुत कम थी, जबकि इस बार 3 साल से ऊपर के बच्चे भी, 3 साल और 3 साल से ऊपर के बच्चे भी पिछले एक हफ्ते के अंदर इसकी चपेट में आ चुके हैं। दूसरी चिंता की बात यह है कि ओमिक्रॉन, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये कम घातक है लेकिन फैलता तेजी से है, जानलेवा कम है, तो लोग इस संतोष में थे कि चलो होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो आंकड़े और डॉक्टरों से मेरी निजी तौर पर बातचीत हुई है उससे पता चलता है कि ये सारे मामले ओमिक्रॉन के नहीं है, बल्कि 50% पिछले वाले जो वायरस थे, डेल्टा जो था, डेल्टा प्लस,
ये डेल्टा के हैं, तो वो ज्यादा घातक है और जानलेवा भी है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों की जान गंवा चुके हैं। तो ये एक बात। अब दूसरी बात आपने जो कहा कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहना चाहिए, और वो तो ये काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये सरकार के सामने एक नट विद्या का प्रदर्शन तो है ही, समाज के सामने भी है, क्योंकि रोटी भी एक जरूरी चीज है और प्राण बचाना भी एक जरूरी चीज है। लेकिन जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि शुरुआत हमेशा ऊपर से होनी चाहिए। ऊपर से भाषण तो होते हैं लेकिन पालन वैसा नहीं होता, क्योंकि जो दिखना चाहिए आदर्श हमेशा वो लोग होते हैं जो सामने होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। हम खुद देखते हैं कि इतने दो बार के दो लहर आने के बावजूद भी हमारे बहुत सारे देश के और कई सारे मध्य प्रदेश के नेतागण हैं जिन पर मीडिया आप भी दिखाते रहे और तमाम सारी मीडिया ने दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर मास्क नहीं आया। अब तो लगना शुरू हो गया मास्क उसके बाद से। जी, अभी हमने उत्तर प्रदेश की रैलियों में भी देखा कि देश के शीर्षस्थ नेता लोग भी मास्क से परहेज करते हुए नजर आ रहे थे। फोटो खिंचाने का दरअसल चाव इतना खतरनाक होता है कि केजरीवाल भीड़ के बीच में बिना मास्क के निकले और आज जो है बीमार हो गए। तो सबसे पहला शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को और साथ में कमलनाथ जी को भी बिठा के एक बात कर ले कि हमारे कोई भी बड़ा नेता बिना मास्क के दिखाई नहीं देगा। अगर कोई मंत्री मास्क का दिखाई देता है तो जैसे ग्वालियर के कलेक्टर ने आदेश किया है कि बिना मास्क के मिले, पहली बार में जुर्माना वसूल करो और दूसरे बार में FIR करो। तो ये बात ऊपर अगर लागू हो जाए तो नीचे के लोग मानना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आपने भी देखा होगा, और जैसा कि हमने देखा भी आपकी रिपोर्ट में भी जैसा कहा कि ये बात सही है कि मैंने देश भर की कोरोना पर काम किया, कोरोना की गतिविधियों पर। आपकी तो बहुत चर्चित किताब भी है जिसका विमोचन भोपाल में भी हुआ और सब लोगों ने देखा सुना पिछड़े कई बारी। तो मेरा मानना अभी भी है कि देश में सबसे अच्छा काम अगर कोरोना में हुआ, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, जी, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। समाज के हर वर्ग ने, घर में बैठे लोगों ने, पत्रकारों ने जितना अच्छा काम किया और सरकार की गाइडलाइन का पालन जितनी अच्छी तरीके से मध्य प्रदेश की जनता करती है और किया, वो उतना पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन उसका अपनी ही गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हमने जब नेताओं को देखा तो वो बहुत ही शर्म की बात है। पहले और दूसरे चरण के दौरान भी उपचुनाव में किस तरह से हुआ हमने देखा कि फिर उसके बाद हमारे कांग्रेस के विधायक ओरछा क्षेत्र के थे, उनका बेचारे दिवंगत भी हो गए, राठौर साहब जी, ठीक है, वो दमोह इलेक्शन की भेंट चढ़ गए जी। तो मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले एक तो ऊपर से ये दिखाना चाहिए कि हाँ कड़ाई ऊपर से हो रही है, क्योंकि हमारे नायक ही वो लोग हैं। तो जब नायक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, अगर वो उसका पालन करेंगे तो फिर नीचे पालन कराने में दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि लोग ऊपर वालों को देखते हैं। कहीं ना कहीं दिल कठोर करने की जरूरत है। शुरुआत में दिक्कत जाएगी, लेकिन ये जनता के भले के लिए सरकार करेगी। इसमें लोग शुरू में थोड़ा सा बुरा मान सकते हैं, बाद में होनी कहते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ इंदौर से जयश्री पिंगली जी भी है। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। इंदौर के हालात और आपकी राय जी। चूंकि इंदौर पूरे मध्य प्रदेश का एक कमर्शियल कैपिटल है, तो स्वाभाविक है और माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रवासी लोग बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर, फ्लाइट्स बहुत ज्यादा हैं। तो निसंदेह है कि जैसे हर चीज मामले में इंदौर नंबर 1 है, तो ओमिक्रॉन के या दूसरा जो भी कोरोना का जो भी केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा है। 125 से ऊपर केसेस कल ही हो गए हैं। और चूंकि यहाँ पर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चलती रहती हैं, बड़ी मंडियां यहाँ पर है, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आते रहते हैं, देश विदेश से लोग लगातार उनका आना जाना लगा रहता है इंटरनेशनल फ्लाइट से। तो हालात तो बहुत मतलब विचार और एक आपको चिंता की लकीरों की तरफ ले जाते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बदहाली जो थी पिछले कोरोना के लहर की, वो इंदौर ने बहुत बुरी तरह से भुगती है। तो उसके तहत जितने अच्छे प्रिकॉशंस ले सके और जनता सहयोग कर सके उतना बेहतर होगा। और प्रशासन को भी, मुझे जैसे जी, दरअसल इंदौर में कलेक्टर भी बहुत काबिल हैं। वैसे तो जो कलेक्टर होते हैं वो काबिल होते हैं तभी कलेक्टर बनते हैं, लेकिन इंदौर में कलेक्टर ने अच्छा काम किया था। मनीष सिंह की बात करें हम, अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली है तो बेहतर लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इंदौर के प्रभारी भी हैं, तो हमें लगता है कि जो स्थितियां वो
ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इंदौर के लोग समझदार हैं, नंबर 1 है, लेकिन हम सबकी प्रार्थना है कि वो कम से कम कोरोना के संक्रमण में नंबर 1 ना हो। वहाँ कलेक्टर भी ठीक से काम करें, पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस भी अच्छे से काम करें। नरोत्तम मिश्रा वहाँ के प्रभारी है, बहुत ऊर्जावान मंत्री है, वो भी बेहतर काम करें। भोपाल के प्रभारी मंत्री को आपने सुना, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम सारी तैयारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट की बात भी हो रही है, दवाओं की बात भी कर रहे हैं। लेकिन जो कमल राठी जी कह रहे हैं कि अगर आप कड़ाई से लागू नहीं करेंगे चीज़ों को, दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू लग गया है, पश्चिम बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, मुंबई इसके लिए तैयार हो गई है, मध्य प्रदेश में भी इस पर जल्दी फैसला करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण अगर बढ़ेगा तो ये एक एक दिन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 400 गुना संक्रमण बढ़ गया है पिछले 5 दिनों में। मध्य प्रदेश के अगर आंकड़ों की बात करें तो ये बहुत चिंताजनक है। सरकार को कठोर निर्णय, लेकिन वो जनता के हित में करेगी। शुरू में तो लग सकता है कि बुरा या तकलीफ होगी, लेकिन ये जरूरी भी है लोगों को बचाने के लिए। आपकी इसमें बहुत संक्षेप में राय। जी बिल्कुल सही है। एक अंतिम हथियार के रूप में तो हमें इसके अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आती कि लॉकडाउन कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिए जाए। हाँ, क्योंकि स्थिति बिगड़े उसके पहले ये कर देना चाहिए। लेकिन एक और चीज है वो देखने काबिल ये होती है कि अभी जो इंटरनेशनल डाटा या नेशनल डाटा अपने पास आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि चूंकि वैक्सीनेशन का रेशो बहुत अच्छा है, इंदौर में बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है, देश में भी बहुत कुछ ठीक है, तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ रही है। मुझे लगता है इंदौर में, मध्य प्रदेश में 2 पहली मौतें हुई है ओमिक्रॉन से। जी, इसमें माने मध्य प्रदेश में जो मौतें हुई उसमें इंदौर ही नहीं खाता खोला है, वही 2 लोग उस पूरे मामले में काल कवलित हो गए। जी जी जी, वो उनकी दूसरी हेल्थ कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसका एक कारण ये भी था। लेकिन अगर वैक्सीनेशन का असर बहुत अच्छा होता है और अगर बस भगवान से या जो भी अपन जिसे मानते हैं उससे, ईश्वर से प्रार्थना ये करनी चाहिए हमें कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स ना हो। बस अगर होल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं होता है तो चीजें तीसरी लहर क्या बहुत आसानी से हम सारी चीजों को पार कर जाएंगे। लेकिन सिस्टम कोलैप्स होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसकी क्षमता से ज्यादा लोग आ जाएंगे। कोशिश यही होनी चाहिए कि क्षमता से ज्यादा लोग ना होने पाए, पहले प्रतिबंध लगा दिया जाए। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, सारा मामला इस बात पर टिक रहा है कि सरकार भी कठोरता से फैसले करे, जनता भी सहयोग करे, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं सब मिलकर जब काम करेंगे तब इस लड़ाई से हम लड़ पाएंगे। जैसा देवश्री माली जी कह रहे हैं कि बच्चों में ये ज्यादा खतरनाक है, और ये बात थोड़ी सी गलत साबित हो रही है कि ये मारक नहीं है, इसमें लोगों की मौतें भी हो रही हैं। ये जो फिगर निकल के आ रहा है वो स्पेनिश फ्लू की हम बात करें जो 1918 में आया था, उसमें भी नौजवान लोग ज्यादा उसकी मौत की वेदी पर चढ़ गए थे। इसमें अगर ओमिक्रॉन की बात करें, डेल्टा प्लस मिक्स बताया जा रहा है, ये खतरनाक है। इसमें कठोर निर्णय की जरूरत है और जनता की जागने की भी जरूरत है। आपकी राय? नहीं, देखिए पूरा का पूरा जो मामला है वो सामूहिक भागीदारिता का मामला है। ये ना सरकार के बस की बात है, ना किसी एक के बस की बात है। और हमने पिछले दूसरी तीसरी लहरों में हमने ये फर्स्ट सेकंड वेव में लगातार देखा है, कोरोना किसी को नहीं छोड़ता। मध्य प्रदेश के तो बड़े नेता भी इसमें काल कवलित हुए, जैसे कि देवश्री माली जी ने जिक्र किया राठौर साहब का, चाहे वो नंदू भैया हो, लक्ष्मीकांत शर्मा जी भोपाल में जी, शर्मा हो, मतलब उसने कोई भेदभाव नहीं रखा उसने किसी में कि साहब आप राजनेता तो आप बच जाएंगे और आप सामान्य आदमी तो आप जी नहीं बच पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी देखा अनुभवों से, रिसर्च तो कोरोना को लेकर हो रही है, लेकिन ये भी सोचने वाली विषय है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना नहीं था। मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय चुनाव इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि कोरोना की लहर आ रही है, वो तो आरक्षण का मसला और ऐसा फंस गया कि वो अपने आप कैंसिल कराने पड़े। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक हुई, सारे राजनीतिक दलों की बैठक हुई और सारे राजनीतिक दलों ने इस बात पर पुरजोर सहमति दे दी कि साहब चुनाव कराया जाए। और चुनाव होंगे तो फिर सरकार को घेरा जाएगा कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। पहले सहमति और बाद में फिर असहमति, ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सभी को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है कि आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं आप, और दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसकी गंभीरता को समझे। तीसरी ऊपर महत्वपूर्ण बात है कि हम डेल्टा, ओमिक्रॉन, डेमिक्रॉन इन सब में फंस के रह जाते हैं। आपको, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूँ, आपको सर्दी, सामान्य सर्दी जुकाम को भी कोरोना मानकर चलना चाहिए और वैसा बिहेवियर करना चाहिए। कौन कितना घातक होगा ये तो अभी तय नहीं है। ओमिक्रॉन के मामले में तो मध्य प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था अभी तक हो ही नहीं पाई है, जो कि पिछले 4 महीने पहले उसका प्लांट इंदौर में लगना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। आज भी आपको कौन सा कोरोना है इसकी जांच के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और वो दिल्ली रिपोर्ट जाती है, उसको रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं, तब तक तो आदमी का काम ही लग जाएगा।
तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये कौन सा कोरोना है, और मान लो आपको मालूम पड़ भी गया कि ये ओमिक्रॉन है या ये डेल्टा, तो आप क्या कर लोगे? उसका कोई इलाज तो कुछ है नहीं। यानी जनता को ये पता होना चाहिए कि सरकार की व्यवस्था क्या है, सरकार की अप्रोच क्या है, सरकारी अफसर क्या बोलते हैं, इस पर मत जाइए। सबको पता है कि अगर जांच होगी तो वो 15 दिन में आएगी, और उसमें तो मरीज की जब तक जान ही निकल जाएगी। इसलिए जो आपने कहा वो बेहतर है कि सर्दी जुकाम को भी आप कोरोना मान के चलें और उतना ही एहतियात बरतें जो कोरोना होने पर होता है, ताकि आप उस बीमारी की पकड़ में ना आए। मैं लौटता हूँ आपके पास। कमल राठी जी, हम सोचते हैं कि चर्चा का आखिरी दौर है ये, हमारे पास 4 मिनट का वक्त है। अगर 1-1 मिनट में सारे लोग अपनी बात कर देंगे तो बातचीत पूरी हो जाएगी। अब ये सारी बातें कि सरकार के साथ जनता को मिलकर लड़ना है, अकेली सरकार के बस की बात नहीं है। वो कितना भी कठोर फैसला करे, आलोचना होगी। कोई भी सरकार आलोचनाओं से डरती है, निंदा से डरती है, लेकिन अब ये मौका ऐसा है कि अगर आप इससे डरेंगे तो फिर लोगों की जिंदगी हाथ से निकल जाएंगी। आपकी राय? एक तो मुझे लगता है कि एक बड़ी भ्रामक जानकारी चल रही है, जो WHO ने भी जिसको कहा है कि जहां तीसरा डोज लग चुका है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कम है, जहां 2 डोज लग चुका है वहां हॉस्पिटलाइजेशन बराबर हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही विनती करना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन के प्रोसेस को थोड़ा ठीक करिए, मतलब ऑड इवन ले आइए। एक दुकान खुली, एक दुकान बंद, जिससे बाजार में भीड़ कम हो। एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जाएगी, लेकिन पब्लिक उसी से जागेगी। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने सारे कार्यक्रम बंद करें। चौथी चीज, वैक्सीनेशन, दवाई के अलावा जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, आज सरकार बात कर रही है कि हम सारी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सरकार अभी बहुत पीछे है। तो मुझे लगता है युद्ध स्तर पे सरकार को इसके लिए भी आगे आना चाहिए। बस इतनी ही विनती आपके माध्यम से कह रहा हूं कि फिर से एक लॉकडाउन का चैनल, एक प्रोसेस बना लें, और अभी से स्लो डाउन करने के लिए कुछ दुकानें बंद करें, एक दिन कुछ करें, एक दिन कुछ करें, कुछ तरीके निकालें। देवश्री माली जी, लोग परेशान ना हो, घबराए ना, दहशत में ना आए, ऐसा कुछ फार्मूला हो कि लोग दहशत में भी ना आए और एहतियात भी हो जाए। और ये जनता के सहयोग के बिना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन की अपनी एक रीति होती है, उसकी अपनी एक चाल होती है। संवेदनशील होते हैं राजनेता, क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं होता। आपकी राय, जनता अगर जागेगी तो सरकार के काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगे। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए राघवेंद्र जी, स्थिति तो बहुत पैनिक होती चली जा रही। जब हमने बात शुरू की थी उस समय ग्वालियर में 22 केस थे जी। अभी बातचीत के दौरान हमारे पास जो नया आंकड़ा ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग का आया है, कल और आज के बीच में 325% पेशेंट बढ़ गए हैं। कल 22 थे और आज 58 हो गए हैं। तो ये चिंता की तरफ तो हम लोग बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात, जैसा कि जरूरत है, बिल्कुल हमारा कहने का तात्पर्य, जो हमारे लोग कह रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ता महोदय भी कह रहे हैं कि जरूरी चीज वही है कि ये विभिन्न तरह के उपाय किए जाएं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि राजनीतिक जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाएं। सरकार ये तो प्रचार करती है कि शादी में इतने जाएंगे उतने नहीं जाएंगे। पहली बात तो शादियां अभी चल नहीं रही, और दूसरा चलेंगी तो कोई शादी करने भी नहीं जाता। अगर ये सब रास्ते तभी खुलते हैं जब रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, हर बैठक में 200-300 लोग रहते हैं, तो हौसले बुलंद होते हैं और अधिकारी जो है ना उस समय असहाय हो जाते हैं। जब आदमी पूछता है कि भाई साहब उस पार्टी की रैली में, कार्यक्रम में आप गए थे, वहां आप बाहर खड़े थे और फलाने मंत्री जी या फलाने कांग्रेस के नेता या फलानी पार्टी के नेताओं की उसमें सभा चल रही, तब तो आप नहीं गए, अब आप हमसे कह रहे हैं 50 आदमी की, तो उनके सामने उनका चेहरा उतर जाता है और वो असहाय हो जाते हैं। तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए, कोई भी शासकीय आयोजन हम कोरोना का जो भी उन्होंने फॉर्मूला बनाया उसके अगेंस्ट नहीं करने देंगे। शासकीय हो अशासकीय हो, राजनीतिक और खासतौर पर राजनीतिक और व्यापारिक आयोजन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि जरूरत भी है कि लॉकडाउन का भी एक प्रोसेस कोई ना कोई डेवलप करें, और ताकि लोगों को असुविधा भी ना हो, रोजी रोटी की समस्या भी पैदा ना हो, और लोगों की भीड़ सड़कों पर कम आए। और लोग जागरूक भी हैं, पहले भी हमने देखा है कि खोलते समय भी लोग उतने ही लेकिन अब दिक्कत आने वाली कि ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में कितनी ऑक्सीजन है, प्लांट कितने चालू हैं, ये दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर देखिए उस मैटर पर सरकार कुछ भी दावा करे, हकीकत एकदम अलग है। हम इतने महीने हमने गुजार दिए, पिछला 7-8 महीने, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। बिल्कुल, चलिए मैं पूछता हूँ जयश्री जी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, सरकार के दावे कैसे भी हो। इंदौर की क्या हालत है? क्योंकि सबसे ज्यादा बात आके अटकेगी ऑक्सीजन प्लांट पर,
अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लोग दवा से कम मरेंगे, सांस घुटने से ज्यादा मर जाएंगे। ये एक बड़ी चिंता का विषय आने वाला है, क्योंकि पैनिक शुरू हो गया है। ये मान लीजिए आप, आपकी राय? जी नहीं, बहुत इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, काफी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई है, और जिस तरह से जिला प्रशासन और कलेक्टर स्वयं इनिशिएटिव लेकर ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर और हॉस्पिटल से जो एग्रीमेंट थे उसको लेकर तमाम चीजों के लिए मुस्तैद है, और जिस तरह से काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ चलिए अपन ये मान स्थितियां सकते जो है हैं वो कि कंट्रोल रहेंगी। स्थितियां पॉजिटिव है, अगर लोग मदद करेंगे तो और स्थिति ठीक हो सकती है। समय खत्म हो रहा है। योगीराज जी, बहुत आपकी अंतिम टिप्पणी 2-3 वाक्यों में, ज्यादा नहीं। राघवन जी, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को अपनी सुरक्षा, अपनी सेहत का ध्यान खुद को रखना चाहिए। सरकार के भरोसे बैठने से हमने देख लिया सेकंड लहर में कुछ नहीं हुआ। तो चारों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। देवश्री माली जी आपका भी, जयश्री जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि अब आपकी जान खतरे में है, इसलिए आपको जागना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं 3 दिन पहले कि तीसरी लहर आ चुकी है। नरोत्तम मिश्रा सक्रिय है, भूपेंद्र सिंह सक्रिय है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सक्रिय है, ऑक्सीजन प्लांट की जांच हो रही है, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है, उनको चालू किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारों की संख्या बढ़ती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में 400% संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, तो सारे अस्पताल कम पड़ जाएंगे, चीजें ठप हो जाएंगी। तो आज जरूरत है कि आप बेखबर ना रहें, इसलिए हम आज आपको बाखबर करने आए। कोरोना खतरनाक है, आप उससे बचें और लोगों को भी बचाएं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।